गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। कल हमने जो पढ़ा था प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड पहला वाला, वो था आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आज हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन का दूसरे जो मेथड है उसको शुरू करेंगे। वो है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि ये है क्या। इट इज द मेथड बाई विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेनेड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom the information is needed. It is the collection orally from other person who are expected to possess the necessary information. इसका मतलब ये है कि इस मेथड में जो इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति से नहीं प्राप्त की जा सकती है जिस व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन का संबंध होता है, बल्कि उसकी जगह किसी थर्ड पार्टी से, किसी अदर पर्सन से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है जो संबंधित इन्फॉर्मेशन को जानता है और उसके बारे में उसे जानकारी होती है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जनरली पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त की जाती है, या फिर कोई जांच जो कमीशन होते हैं, आपके इंक्वायरी कमीशन बैठाए जाते हैं, वहाँ इस मेथड को यूज किया जाता है, जहाँ पर जो आपका इन्फॉर्मेंट है वो सीधे जवाब ना दे, मतलब जवाब देने योग्य नहीं है या देना नहीं चाहता, तो उसकी जगह किसी साक्षी, जिसको हम विटनेस बोलते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। तो आप बात करते हैं कि ये मेथड किस जगह उपयुक्त रहता है, यानी इसकी सुइटेबिलिटी, कि ये कहाँ पर सुइटेबल होगा। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट हम के माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट है आपका व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। जब जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में हर किसी व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं कि कुछ जो उससे विटनेस होते हैं, उनसे संबंधित सूचनाओं के उनको वो जानते हैं, उनके बारे में अच्छा अनुभव रखते हैं, तो उनसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में वहाँ के वर्करों की कंडीशन के बारे में जानना है, उनकी आय व्यय के बारे में जानना है, तो हम वहाँ का जो भी आप अधिकारी है या और जो उसका मालिक है फैक्ट्री का, उनसे सूचनाएं लेके संबंधित श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्नेड इन्फॉर्मेंट। अगर जो भी जिस संबंधित इन्फॉर्मेंट से सीधा प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह जो उसको जानने वाले व्यक्ति होते हैं, संबंधित सूचनाएं उसके बारे में रखते हैं, तो उससे हम इसको जान सकते हैं, इन सूचनाओं को जान सकते हैं। और आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है व्हेन कंसर्नेड इन्फॉर्मेंट आर नॉट कैपेबल फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस या इलिटरेसी। यानी जो इन्फॉर्मेंट है वो इन्फॉर्मेशन या दे नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। या फिर वो क्या है, अशिक्षित है या वो अनभिज्ञता, या हो सकता है कि वो जानबूझ के देना ही नहीं चाहता, तब ये जो मेथड है आपका वहाँ पर ये उपयुक्त होता है। चौथा पॉइंट है व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट हैज़ टू बी गैदर्ड। जब जो इन्फॉर्मेंट है उसके बारे में अगर सीक्रेट है, यानी गुप्त और सेंसिटिव जो भी संबंधित जानकारी है वो प्राप्त करनी है, तो इस मेथड को उपयुक्त माना जाता है। और आपका लास्ट पॉइंट है इसमें व्हेन द प्रॉब्लम और इन्वेस्टिगेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड नीड एक्सपर्ट ओपिनियन। जब अनुसंधान की जो समस्या है वो बहुत ही क्या है,
जटिल है और वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इन्फॉर्मेशन को नहीं बता सकता। उसके लिए किसकी ज़रूरत है? किसी एक्सपर्ट ओपिनियन, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, उसकी राय की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में ये मेथड उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हम। किससे करते हैं? उन संबंधित इन्फॉर्मेंट को जानने वालों से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो भी ये मेथड उस जगह उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं इस मेथड की मेरिट्स की। तो ये मेथड्स, इस मेथड्स में सबसे पहला जो पॉइंट है आपका मेरिट में, वो है वाइड कवरेज। बड़े क्षेत्र में इसको फुलफिल किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। यानी ज़्यादा बड़े क्षेत्र से अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम सभी इन्फॉर्मेंट्स के पास ना जाकर, उनसे ना कॉन्टेक्ट कर किनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जो इन संबंधित इन्फॉर्मेशन को जानने वाले साक्षी व्यक्ति होते हैं, विटनेस होते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत बड़े क्षेत्र में ये कार्य संपन्न करा सकते हैं और समय भी कम लगेगा। इसके साथ साथ टाइम के साथ साथ क्या, जो मैन पावर है यानी मानव शक्ति, उसकी भी कम आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो पैसा खर्च होगा वो भी कम होगा। इसका मतलब है ये कैसा होगा? मेथड्स इकोनॉमिकल होगा, मितव्ययी होगा इस संदर्भ में। और अगला ये जो इसकी मेरिट है वो है एक्सपर्ट ओपिनियन। यानी इसमें जो भी एक्सपर्ट होते हैं संबंधित क्षेत्र के, उनसे राय ली जा सकती है। उनसे उनके जो भी व्यू होते हैं, उनकी ओपिनियन होती हैं, वो इसमें संबंधित मेथड में हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगला जो इसका मेरिट है वो है फ्री फ्रॉम वॉइस। यानी जो पक्षपात है उससे ये क्या होता है? मुक्त होता है, क्योंकि इसमें हम थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। इसमें इन्वेस्टिगेटर का ज़्यादा जो रोल है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो सामने वाला साक्षी विटनेस इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसी को उसको मानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 100% हम जो भी आपका विटनेस है उसकी ना तो बातों को मानेंगे और ना ही 100% सही मानेंगे, ना ही 100% उसकी बातों को गलत मानेंगे। यानी कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे कि उस संबंधित व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी सच्चाई का पता हमें चल सके, तभी हम संबंधित व्यक्तियों की जो भी सूचना है उसको सही मान सकेंगे। यानी उनसे हम क्या कर सकेंगे? क्रॉस क्वेश्चन के माध्यम से उनकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट की। तो सबसे पहली जो इसकी डीमेरिट है वो क्या है? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। यानी इस मेथड में हम जो भी रिस्पोंडेंट है उससे तो इन्फॉर्मेशन लेते नहीं है, जबकि किससे लेते हैं? उनकी जानकारी रखने वाले जो इन्फॉर्मेंट है उनकी जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से लेते हैं, जिनको हम विटनेस बोलते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में जो साक्षी होते हैं उनसे हम सूचना प्राप्त करते हैं, तो हमें जो सूचना मिलती है, डेटा मिलता है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता। ये इसकी कमी है कि ये अप्रत्यक्ष सूचना प्रदान करता है ये मेथड। और अब दूसरा इसका जो कमी है वो है लैक ऑफ एक्यूरेसी। यानी इसकी दूसरी डीमेरिट बताती है, क्या बताती है? कि इसमें जो सच्चाई है, एक्यूरेसी है, उसकी कमी पाई जाती है। क्यों कमी पाई जाती है? क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते इन्फॉर्मेंट से, किससे करते हैं? साक्षी से। बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो सच्चाई, एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे जो कमी है इसकी, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। जो भी साक्षी होते हैं, विटनेस होते हैं, हो सकता है कि वो पार्शियलिटी करने लगे, किसी का पक्ष ज़्यादा ले लें या उसके विपक्ष में बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर पक्षपात वो कर रहे हैं तो भी इसके जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी इस मेथड से वो सही नहीं होगी। अगली जो इसकी कमी है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट। इसमें जो इन्फॉर्मेंट है वो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। और लास्ट में आपका है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि इसमें जो आपका
सूचनाएं कलेक्ट होंगी वो अलग अलग साक्षी अलग अलग गवाहों से होगी, तो हो सकता है कि इसमें जो भी एक रूपता है डेटा में, इन्फॉर्मिटी है, वो नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो ये इनकी क्या है, कमी है आप इसमें। अब हम देखते हैं कि इस मेथड को अपनाने के दौरान, यूज करने के दौरान हमें क्या प्रिकॉशंस यानी सावधानी रखनी चाहिए, ताकि जो भी आपका डेटा कलेक्ट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो और सच्चाई के करीब हो। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो है द नंबर ऑफ द विटनेस्ड शुड बी फेयरली लार्ज, यानी जो साक्षी हैं उनकी संख्या क्या होना चाहिए, सामान्यतः ज़्यादा रखी जानी चाहिए। अगर ज़्यादा होंगी तो इस तरह से जो पक्षपात होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। और आपका अगला जो पॉइंट है, ओनली दोज विटनेस्ड शुड बी सिलेक्टेड हु पोसेस सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द प्रोपोज्ड इन्वेस्टिगेशन, उन्हीं विटनेस को सिलेक्ट करना चाहिए अपने इन्वेस्टिगेशन में जो पर्याप्त जानकारी रखते हैं प्रस्तावित किस्म के लिए, अनुसंधान के लिए। उसमें जो भी प्रस्ताव आपने रखा कि हमें ये संबंधित चीज़ का अनुसंधान करना है, तो उस अनुसंधान के बारे में विटनेस को पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें उनको सिलेक्ट करना चाहिए, वरना विटनेस को सिलेक्ट या साक्षी को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगला आपका जो सावधानी है वो है एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक क्रॉस चेक सिस्टम टू असर्टेन द एक्यूरेसी, यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संबंधित विटनेस से, उनको वो सच्चाई पे परखा जा सके। इसलिए क्रॉस चेक सिस्टम को अपनाना चाहिए ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यानी उन्हें उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो उससे भी हमें पता लगा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इसकी सावधानी है, मेरिट भी है, इसकी डिमेरिट है। तो इस तरह की हम लोगों ने बात की कि ये कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर जनरली जो जिससे सूचना प्राप्त करनी है वो या तो अशिक्षित है या देना नहीं चाहता है, या वो उसकी संबंधित सूचना को अच्छे से जानता नहीं है, मतलब वो उसको लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहता है। तो खासकर ऐसे चीज़ों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए जानना है कि किसी स्कूल के बच्चे स्मोकिंग करते हैं, कितनी % करते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स का, तो हम उन संबंधित इन्फॉर्मेशन को उनसे तो प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इच्छुक नहीं होंगे अपनी सूचना को बताने की, क्योंकि उन्हें तो वो तो हमेशा यही करने की कोशिश करेंगे कि हम तो नहीं करते इस तरह की, क्योंकि ये तो समाज की दृष्टिकोण से ये चीज़ें गलत मानी जाती हैं कि स्टूडेंट्स होकर स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जो विद्यार्थियों के दोस्त हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवारजन हैं या उनके टीचर अध्यापक हैं, और भी जो उनको जानने वाले हैं, पड़ोसी वगैरह, तो उनसे हम अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें संबंधित अनुसंधान के लिए पर्याप्त सूचना या डेटा प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी या जो जांच कमीशन होते हैं, जांच आयोग वगैरह होते हैं, उनमें भी इस तरह की मेथड्स को यूज किया जाता है। ये वहाँ पर उपयुक्त होता है और इसकी ये विशेषताएं भी होती हैं। अब बात करते हैं कि जो ये मेथड है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से किस प्रकार अलग है, यानी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हम अंतर करेंगे। ये जो आपने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड्स पिछली क्लास में पढ़ा था, यहाँ पर आपको बता दें कि जो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष। क्यों है प्रत्यक्ष? क्योंकि हम जिस व्यक्ति से सूचना संबंधित है उसी व्यक्ति से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं सूचना को, इसलिए ये प्रत्यक्ष है। और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है इन्वेस्टिगेटर स्वयं जाकर उस संबंधित व्यक्ति से सूचना को प्राप्त करते हैं जिसका संबंध सूचना से है। अब इसका हम अंतर करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से, यानी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से। तो जो हमारा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है, यानी जो अंतर का आधार है, आपके इसमें दिया हुआ गया है, और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कॉलम में है, और आपका लास्ट में क्या दिया है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आखिरी कॉलम में। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को देखते हैं।
पहला है, सबसे पहला पॉइंट है कवरेज, यानी क्षेत्र के हिसाब से अगर हम दोनों मेथड में अंतर करें तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या रखता है, इट कैन कवर ए लिमिटेड एरिया, ये बहुत ही कम क्षेत्र को कवर कर पाता है, जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड क्या करता है, इट कैन कवर रिलेटिवली ए लार्जर एरिया, यानी ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाले मेथड से ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सकता है, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति से सूचना प्राप्त हम नहीं करते जिस व्यक्ति से का संबंध उस सूचनाओं से होता है, जबकि किससे करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं जो ये सूचनाएं भी जानता है, जिसको हमने अभी बात की कि विटनेस बोलते हैं। अगला है आपका जो पॉइंट है इसका अंतर का, वो है ओरिजिनलिटी, यानी ये मौलिकता के रूप में, तो दीज डेटा आर ओरिजिनल इन देयर नेचर, यानी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में डेटा होता है वो अपने प्रकृति में कैसा होता है, मौलिक होता है, ओरिजिनल होता है, जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डेटा कैसा होगा, दीज डेटा लेक ओरिजिनलिटी एज डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द विटनेस्ड। यहाँ पर जो आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड है वहाँ पर डेटा ओरिजिनल टी में कमी मिलने को देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये उस व्यक्ति से नहीं कलेक्ट की जाती इन्फॉर्मेशन जिसका संबंध होता है, जबकि किससे की जाती है कलेक्ट, उससे जो उस व्यक्ति को जानता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम कर रहे हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं, विटनेस नाम देते हैं। अगली जो आपका अंतर का पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, यानी इस मेथड में जो विश्वसनीयता है और शुद्धता है वो किस प्रकार से इनमें अलग हैं। तो हम पहले में बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है आपके डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाले में ये ज़्यादा रिलायबल होती है और साथ ही साथ एक्यूरेट शुद्ध भी होती है और विश्वसनीय भी होती है, और जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में देयर इज ए पॉसिबिलिटी और अनरिलायबल एंड इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ड्यू टू इनडायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा और इसके साथ साथ एक्यूरेसी भी कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जा रही इस मेथड में। अगला है आपका जो पॉइंट है वो है यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में देयर इज ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी इन दिस मेथड, इस मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा समरूपता होती है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इसमें जो कलेक्शन होता है वो उन्हीं व्यक्तियों से कलेक्ट करते हैं जिनसे सूचना का संबंध होता है। यूनिफॉर्मिटी इज ए लेकिंग इन दिस मेथड, और इसमें हमें सूचना जो दूसरा वाला आपका मेथड, इसमें हमें जो भी एकरूपता है उस वो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती, मतलब उसमें अभाव हमें देखने को मिलता है, उसमें कमी देखने को मिलती है। आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट के मामले में कि कौन महंगा है और कौन सस्ता है। तो आपका जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है इट इज़ ए मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीला है, ज़्यादा पैसा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो मैन पावर है, मानव शक्ति, वो भी ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि इसमें हम जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उन्हीं व्यक्ति से करते हैं जिनसे उनका संबंध होता है, तो ऐसा ज़्यादा हो सकता है क्षेत्र। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जाना पड़ता है, यात्रा भाड़ा और मानव शक्ति लगानी पड़ती है, तो उससे खर्च बढ़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं ओरल इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वाले मेथड में इट इज़ ए लेस एक्सपेंसिव, ये एक खर्चीला नहीं होता, मतलब उतना खर्चीला नहीं होता जितना कौन होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें हम उन सारे व्यक्तियों के पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है जिनका सूचना से संबंध है, बल्कि उस सूचना को जानने वाले अन्य व्यक्तियों से हम उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें टाइम के मामले में ये कम होगा। इसके साथ साथ मैन पावर भी कम ज़रूरत पड़ेगी और मनी जो पैसा है वो भी कम लगेगा। तो ये इसके हिसाब से जो आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो महंगा है, और जबकि आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो क्या है, इसकी तुलना में सस्ता है। धन्यवाद।